हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। यहाँ हम देखते हैं सर्वप्रथम जो मुख्य बात यह है कि स्वामी दयानंद सरस्वती एक राजनीतिक चिंतक नहीं थे, लेकिन समय समय पर दिए गए भाषणों में अभिव्यक्त उनके विचारों और उनकी कृति में प्रकाशित राजनीतिक विचारों के आधार पर हम उन्हें उच्च राजनीतिक चिंतक कह सकते हैं। उन्होंने वेदों में वर्णित राजनीतिक सूत्रों और मनुस्मृति के राजनीतिक दृष्टिकोण को अपने विचारों को अपने चिंतन का प्रमुख आधार बनाया है। तो यहाँ हम आज के इस लेक्चर में स्वामी जी के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। यद्यपि उनका क्षेत्र क्या था, धार्मिक और सामाजिक था, लेकिन फिर इस संदर्भ में उनके द्वारा कुछ राजनीतिक विचार भी व्यक्त किए गए। राजनीतिक विचारों के संदर्भ में पहला प्रमुख विचार हम ले रहे हैं स्वतंत्रता और समानता के प्रति जो उन्होंने आग्रह व्यक्त किया था, उन विचारों को ले रहे हैं। यहाँ देखते हैं स्वामी दयानंद ने व्यक्ति के अधिकारों के किसी भी औपचारिक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, लेकिन व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और समानता का आग्रह उन्होंने व्यक्त किया है। उनका विचार है कि व्यक्ति की अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न कर सके, इसके लिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहीं भी अपने विचारों में स्वच्छंदता का समर्थन नहीं किया कि जो व्यक्ति का आचरण है वो सामाजिक नियंत्रण में होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की समानता के महत्व को भी स्वीकार किया। उनके अनुसार लिंग, जन्म, जाति, धर्म, संपत्ति आदि के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को श्रेष्ठ जीवन के लिए जो आवश्यक अधिकार हैं वो प्राप्त होने चाहिए। इस प्रकार से देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती लोकतंत्र के मूल आदर्श स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व में विश्वास व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पहला विचार हमने देखा उनका स्वतंत्रता और समानता के लिए आग्रह। दूसरा विचार ले रहे हैं अपन राजनीतिक विचार के अंतर्गत विधि का शासन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने के अनुसार शासन का आधार केवल शक्ति को नहीं बनाया जा सकता है। उनके अनुसार क्या है, धर्म और विधि बल के आधार पर ही शासकीय शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा भौतिक शक्ति, प्रबुद्ध विवेक पर आधारित विधि तथा न्याय तीनों मिलकर ही राज्य की संप्रभु शक्ति को व्यक्त करते हैं। स्वामी दयानंद ने स्पष्ट किया कि शासक और प्रजा दोनों को ही विधि के सर्वोच्च सिद्धांतों के अधीन रहना चाहिए। धर्म को राजकीय शक्ति के प्रयोग का मापदंड मानते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया कि राजकीय शक्ति के मूल में धर्म का नैतिक बल और भौतिक शक्ति का संयोग होना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने विधि के शासन का समर्थन किया। शासन का संचालन कानून के अनुसार, धर्म के अनुसार संचालित किया जाना चाहिए। तीसरा राजनीतिक विचार है प्रशासन की विकेंद्रीकृत व्यवस्था। स्वामी दयानंद ने केंद्रीकृत शासन की नहीं बल्कि विकेंद्रीकृत शासन के उनके द्वारा समर्थन किया गया। स्वामी दयानंद ने शासन के संगठन को विकेंद्रित किए जाने पर बल दिया और उन्होंने कहा कि शासन की जो प्राथमिक इकाई है वो गांव होनी चाहिए, ग्राम होनी चाहिए। उन्होंने राज्य को ग्रामों के एक संघ के रूप में संगठित किए जाने का परामर्श दिया और उन्होंने इस संदर्भ में मनुस्मृति से उद्धरण देते हुए उन्होंने मत व्यक्त किया कि शासन को ग्रामों की श्रृंखला के रूप में विकेंद्रित आधार पर संचालित किया जाना चाहिए। उनका विचार था कि गांव का सत्यार्थ प्रकाश में ग्राम प्रशासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उन्होंने
विस्तृत वर्णन किया, जिसमें उन्होंने कहा गांव का एक मुखिया होना चाहिए। 10 गांवों के ऊपर दूसरा, 20 के ऊपर तीसरा, 100 के ऊपर चौथा, 1000 ऊपर गांवों के ऊपर पांचवा और 10,000 गांवों पर छठा और 1,00,000 गांवों के ऊपर 7वां अधिकारी होना चाहिए। और ये जो प्रशासन की सभी इकाइयाँ जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। सर्वोच्च अधिकारी जो है इनका राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। राजा को अपने राजा को अपने कामों की सूचना दे। तो सहस्त्र गांवों के प्रशासन के लिए नियुक्त अधिकारी को उसके अधीन आने वाले 100 गांवों के 10 अधिपतियों के कार्यों का निरीक्षण करने, पर्यवेक्षण करने का दायित्व जो है वो प्रदान करने के पक्ष में थे। उन्होंने इस संदर्भ में सुझाव दिया स्वामी जी ने कि उत्तरोत्तर बृहत्तर संगठनों के आधार पर संगठित करके शासन की शीर्षस्थ राष्ट्रीय स्तर पर शासन की शक्ति को 3 राजसभाओं, राज्यसभा, विधानसभा और धर्मसभा में निहित किया जाना चाहिए। तो इस तरह से स्वामी दयानंद जी जो है शासन को विकेंद्रित करने के पक्ष में थे। 1 गांव, 10 गांव, 100 गांव, 1000 गांव, 1,00,000 गांवों, इन सब के ऊपर अधिकारी नियुक्त करने के समर्थक थे। अगला जो विचार हम ले रहे हैं वो है लोक कल्याणकारी राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन। स्वामी दयानंद सरस्वती राज्य के अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत का समर्थन नहीं करते थे। उनके अनुसार क्या है कि राज्य का जो उद्देश्य है, राज्य एक उद्देश्यपूर्ण संस्था है जो व्यक्ति के भौतिक, नैतिक व आध्यात्मिक कल्याण को सुनिश्चित करने का कार्य करती है। उन्होंने राज्य के अनिवार्य कार्यों में पिता के सदृश्य प्रजा का पालन, शिक्षा की समुचित व्यवस्था के माध्यम से प्रजा का बौद्धिक विकास, कृषि, वाणिज्य आदि की उन्नति के माध्यम से प्रजा की आर्थिक समृद्धि और आंतरिक और बाहरी संकटों से प्रजा की रक्षा तथा प्रजा के आचरण में धर्म को स्थापित करने की बात, जो इन कार्यों को उन्होंने सम्मिलित किया। स्वामी दयानंद ने स्पष्ट किया कि शासक जो है प्रजा के कल्याण और उसकी सुरक्षा के प्रति अपने दायित्वों के प्रति समर्पित रहकर ही प्रजा की आज्ञाकारिता और शासन की प्रभावशालिता के प्रति जो है विश्वस्त हो सकता है। तो इस तरह से उन्होंने राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का समर्थन किया। राज्य सत्ता को मर्यादित बात रखने की उन्होंने बात की। जैसे कि मनु और कौटिल्य जो प्राचीन विचारक हैं वो क्या कहते थे, राज्य का क्या कार्य है, राजा का अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त का संरक्षण और संरक्षित का संवर्धन और संवर्धित की पात्रता के अनुरूप समुदाय में न्याय संबंध वितरण को दयानंद जो है राज्य के मूल उद्देश्य के रूप में परिभाषित करते थे। तो इस तरह से उन्होंने राज्य के कल्याणकारी स्वरूप का वर्णन जो है समर्थन किया। अगला जो राजनीतिक विचार हैं उनके राजनीतिक विचारों में हम अगलों में ले सकते हैं सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति आग्रह। स्वामी दयानंद सरस्वती ने राज्य के कार्य बहुत अधिक व्यापक, उनके अनुसार क्या है, राज्य के कार्य बहुत अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण होते हैं और ये कार्य तभी उचित रूप से संपन्न हो सकते हैं जबकि समुचित संख्या में योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। इसलिए दयानंद सरस्वती क्या विशेष बल देते थे इस बात पर कि शासन के प्रत्येक स्तर पर समुचित संख्या में योग्य पदाधिकारी नियुक्त किए जाने चाहिए और इसके साथ ही क्या है, इन अधिकारियों के कार्यों, शक्तियों और दायित्वों को भी सही प्रकार से परिभाषित किया जाना चाहिए। शासकीय अधिकारियों की योग्यताओं में ज्ञान, पवित्रता, निष्ठा, साहस,
प्रजा के हितों के प्रति संवेदनशीलता को वो विशेष महत्व जो है प्रदान करते थे। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि राज्य की जो 3 सभाओं तथा महत्वपूर्ण राजकीय पदों पर ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जिसमें ज्ञान की कमी हो, जो भ्रष्ट हो। तो इस तरह से उनके विचारों में हम सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति आग्रह देखने को मिलता है कि समुचित संख्या में पदाधिकारी नियुक्त हों, योग्य पदाधिकारी नियुक्त हों। अगला है न्याय दंड व्यवस्था व कर व्यवस्था संबंधी उनके विचार। तो यहाँ इसके अंतर्गत देखते हैं, दयानंद जी के अनुसार न्याय जो है राज्य का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। मनुस्मृति के विचार को अपनाते हुए उन्होंने कहा, न्यायिक शक्ति का उपयोग जो है धर्म के अनुकूल किया जाना चाहिए। और उनके अनुसार न्याय की शक्ति अकेले शासक में निहित नहीं है। न्याय की शक्ति का प्रयोग जो है योग्य जो विद्वानों द्वारा गठित जो संस्था है, धर्म सभा उन्होंने नाम दिया, धर्म सभा द्वारा किया जाना चाहिए। उनके अनुसार क्या है, धर्म सभा सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और उन्होंने अपेक्षा की कि उसके द्वारा दिए गए आदेशों को अंतिम व अनुलंघनीय समझा जाना चाहिए। स्वामी दयानंद ने कर व्यवस्था के संबंध में भी मनुस्मृति में प्रतिपादित विचारों का समर्थन किया और उन्होंने कर लगाने के प्रसंग में शासन के द्वारा प्रजा के हितों को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। और उनके अनुसार क्या था, प्रजा पर अधिक मात्रा में या अनावश्यक कर नहीं लगाए जाने चाहिए। और न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में क्या कहते थे, वो मनुस्मृति में प्रतिपादित विचारों को स्वीकार करते थे कि न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग करने वालों और पक्षपात जो करने वाले न्यायाधीशों को दंडित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने न्याय, दंड व्यवस्था, कर व्यवस्था आदि के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए। अगले विचार में ले सकते हैं राजनीतिक विचार में अंतर्राज्य संबंधों, सैन्य व्यवस्था आदि के संदर्भ में उनके जो क्या विचार थे। उन्होंने राज्य की सुदृढ़ता पर बल देते हुए एक चक्रवर्ती साम्राज्य की भी उनके द्वारा परिकल्पना की गई। उन्हें राज्य की सुरक्षा के लिए उनके अनुसार क्या है, समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए राज्य की सुरक्षा के लिए। और उन्होंने वैदिक संबंधों के क्षेत्र में स्वामी दयानंद जी ने क्या करा, मनु के दृष्टिकोण को अपनाते हुए षाड्गुण्य नीति और उपायों का विवेकपूर्ण प्रयोग की बात कही। षाड्गुण्य नीति क्या है, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्विधिभाव, मतलब समयानुकूल इनमें से किसी भी उपाय को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनाया जा सकता है। इसी प्रकार उपाय कौन से हैं, साम, दाम, भेद और दंड। तो उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस संदर्भ में किसके विचारों का अनुसरण किया अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, मनुस्मृति में प्रतिपादित विचारों का, कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में षाड्गुण्य नीति और उपायों के संदर्भ में आवश्यकता अनुसार जो है किसी भी नीति का प्रयोग किया जा सकता है। वैदेशिक संबंधों के संचालन में जो है जनता के हित और राष्ट्रीय हित को उन्होंने सर्वोच्च महत्व प्रदान किया। और वो क्या कहते थे कि जो सैनिक शक्ति है वो संगठित होनी चाहिए और इतनी समर्थ होनी चाहिए कि किसी भी भारी आक्रमण का प्रतिकार किया जा सके। और हमें युद्ध का मार्ग जो है वो उन्होंने क्या है, युद्ध के नियमों के प्रति निष्ठा और नैतिक और मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था को महत्वपूर्ण माना है। और आक्रामक उनके अनुसार क्या है, आक्रामक युद्ध का मार्ग नहीं अपनाया जाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में मनुस्मृति में प्रतिपादित विचारों का समर्थन जो है उनके द्वारा किया गया है। अंतिम जो विचार हम ले सकते हैं उनका राजनीतिक विचारों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रवाद के जन्म, या हम कह सकते हैं सार्वभौम मानवतावाद। यहाँ देखते हैं कि स्वामी दयानंद जी थे, वो यद्यपि हिंदू पुनरुत्थानवाद के प्रतीक थे, राष्ट्रवाद के पुजारी थे, लेकिन वो सभी धर्मों के प्रति सद्भावी थे, एक सार्वभौम मानवतावादी थे। उन्होंने इस्लाम, ईसाई आदि के मतों का खंडन किया था, लेकिन
इस कार्य में ना तो किसी प्रकार का संकुचित दृष्टिकोण था और न कोई ही देशभाव। इस्लाम और ईसाई मतों पर आक्रमण तत्कालीन परिस्थितियों के कारण उनके द्वारा किया गया। इसी क्रम में हम देखते हैं धार्मिक सत्य की खोज में उन्होंने जो है मानवतावाद का समर्थन किया। सभी धर्मों की एकता पर उन्होंने बात अपनी रखी। तो यहाँ देखते हैं तो दयानंद के राजनीतिक विचारों के जो विभिन्न पक्षों का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये बात स्पष्ट आ जाती है कि स्वामी दयानंद ने राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में किसी नवीन दृष्टिकोण को स्थापित नहीं किया है। और इस बात को स्वयं दयानंद जी ने स्वीकार किया कि उनका राजनीतिक दृष्टिकोण वेदों, भारतीय राजनीतिक चिंतन का स्रोत माने जाने वाले मनुस्मृति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र आदि से जो थे उनके राजनीतिक विचार प्रभावित थे। मनुस्मृति को उन्होंने प्रमुख आधार बनाया। मनुस्मृति आदि ग्रंथों के दृष्टिकोण के विपरीत जो उन्होंने इन ग्रंथों के विपरीत वंशानुगत राजतंत्र का समर्थन करने की अपेक्षा उन्होंने जो है शासक और शासकीय शक्ति के शीर्षस्थ निकायों सभा मतलब लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था का उनके द्वारा समर्थन किया गया। तो राजनीतिक विचार वैदिक सार्वभौमवाद में देखा कि उन्होंने विश्व बंधुत्व के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। उनका विश्वास था कि सभी धर्मों में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व संभव है। और उन्होंने सर्वधर्म सभा का भी आयोजन किया था इस संदर्भ में और हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतिपादन किया था। तो स्वामी जी हिंदू पुनरुत्थानवाद के प्रतीक होते हुए भी राष्ट्रवाद के पुजारी थे, साथ ही संपूर्ण विश्व के प्रति भी उनका सद्भाव था। इस तरह से वो क्या थे, सार्वभौम मानवतावादी भी थे। तो आज के इस लेक्चर में हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों के विभिन्न पक्षों, विभिन्न आयामों का अध्ययन किया कि किस प्रकार से उनके द्वारा मर्यादित शासन व्यवस्था का समर्थन किया गया था। स्वतंत्रता समानता के प्रति उनके क्या विचार थे, किस प्रकार से स्वतंत्रता के प्रति उन्होंने आग्रह व्यक्त किया। शासन सत्ता के केंद्रीयकरण के स्थान पर सत्ता के विकेंद्रीयकरण और ग्राम स्वशासन, ग्राम प्रशासन का विस्तृत वर्णन उनके द्वारा किया गया। इसके साथ ही सार्वभौमवाद या अंतर्राष्ट्रवाद, न्याय, कर व्यवस्था आदि के संदर्भ में उनके द्वारा अपने विविध महत्वपूर्ण विचारों का प्रतिपादन किया गया। धन्यवाद।